हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू कॉस्मोस क्लासेस। दिस इज अभय खेड़िया। मैं सभी बच्चों को स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे और मेरी तरफ से सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। चलिए आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं। बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, अभी तक के हमने लास्ट के 4 लेक्चर्स में वी हैव स्टार्टेड कि हम पढ़ रहे थे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। कि अगर आपने कोई एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाया जहाँ पे आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड किया, तब आप उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, और वो हमने सीखा था उसको हम निकालते विद द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो पहले हम फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द सेशन। चलिए, तो टुडे इज लेक्चर नंबर 5 और एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं। तो बेसिकली हमारे जब लिक्विड सॉल्यूशन बनेंगे, सो वी आर गोइंग टू फाइंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर फॉर 3 टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। पहला, when ऐसा टाइप का लिक्विड सॉल्यूशन when the solute is also volatile, solvent तो volatile है बिकॉज हम डील करें लिक्विड सॉल्यूशन से, तो जहां पे सॉल्वेंट लिक्विड है इट मींस लिक्विड इज बाय डिफॉल्ट कंसीडर्ड टू बी वोलेटाइल इन नेचर। लेकिन जहां पे सॉल्यूट भी आपका लिक्विड स्टेट में है, दैट इज इट इज आल्सो वोलेटाइल इन नेचर। इट मींस सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों हमारे वेपर फेज में जाएंगे और दोनों के कारण हमारा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। दैट इज द फर्स्ट केस, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग बोथ वोलेटाइल लिक्विड्स। दूसरा जो आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मींस ऐसा सॉल्यूट जिसकी वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी क्या है, जीरो। अगर आपने एक सॉल्यूशन बनाया, जनरली ऐसे सॉल्यूट कौन होते हैं जो सॉलिड नेचर के होते हैं, जैसे नमक, शक्कर, ग्लूकोज, ये सॉलिड फेज में है। ये सभी के सभी सॉल्यूट पार्टिकल्स को वी आर कंसिडरिंग कि उनकी वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कितनी है, जीरो। और थर्ड केस हम डील करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल टू इनमिसिबल लिक्विड्स। मींस हमने एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जहां पे दोनों लिक्विड्स मिक्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं। सो बेसिकली हमने जो लास्ट क्लास में अभी तक पढ़ रखा है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स। जहां पे वेपर प्रेशर हमारा आया था, टोटल वेपर प्रेशर आया था, इट वाज P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ठीक है ना, इट वाज बिकॉज ऑफ द राउल्ट्स लॉ। And what is the vapor pressure due to A in the liquid is P naught A XA. What is the vapor pressure due to B in the liquid is P naught B XP. Total vapor pressure कितना हो गया, P naught A XA plus P naught B XP. This is basically revision बेटा, ये हमने ऑलरेडी करा हुआ है पुराने लेक्चर्स में। जिन बच्चों को ये नया समझ में नहीं आ रहा है, जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज मेक श्योर ऑफ हमारे लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 4 को प्लीज कंप्लीट करें। ठीक है ना। और इसी वेपर प्रेशर को हम इन मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स एक्सपी के टर्म्स भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, 2 मिनट का डेरिवेशन है बेटा। कि आप एक्सबी को 1 माइनस एक्सए लिख दो, तो आप मोल फ्रैक्शन इन टर्म वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एक्सए आ जाओगे। या फिर आप एक्सए को 1 माइनस एक्सबी लिख दो और आप अल्टीमेटली वेपर प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ एक्सए निकाल लोगे। ठीक है ना। सो ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर मैंने आपको बताया था ग्राफ के बारे में कि बेसिकली दिस इज अ ग्राफ विच इंडिकेट्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है ना। इसमें एक और पार्ट आपसे पूछा जाता है कि जब आपने 2 वोलेटाइल लिक्विड्स ली, दोनों वोलेटाइल लिक्विड का आपने सॉल्यूशन बनाया, नो डाउट कि दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स हमारी वेपर फेज में गई, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हुआ, पानी के लिए वेपर प्रेशर P क्रिएट हुआ, जो कि हम निकालते विद द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ, दैट इज P इक्वल्स टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XP। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि भाई आपका जो भी वेपर फेज में जो मॉलिक्यूल्स गए हैं, इन वेपर फेज में इनका कंपोजिशन क्या है, क्या हम वो निकाल सकते हैं? यस, वी कैन कैलकुलेट देयर मोल फ्रैक्शन। कि जो ए और बी हमारे वेपर फेज में कहीं है, जिनके कारण वेपर प्रेशर P क्रिएट हुआ है, उसके कारण जो वेपर प्रेशर P क्रिएट हुआ है, उन गैसेस ए और बी का हमको मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। इसको कई जगह राउल्ट्स लॉ वर्सेस डाल्टन्स लॉ, बिकॉज इसमें राउल्ट्स लॉ का एप्लीकेशन भी यूज होता है, डाल्टन्स लॉ का एप्लीकेशन भी यूज होता है। अब क्या एप्लीकेशन है बेटा, अल्टीमेटली ये जो कंटेनर का स्पेस था, यहाँ पे ए और बी दोनों की गैसेस है, इट मींस इट्स ए मिक्सचर ऑफ गैस ऑफ ए एंड बी। तो क्या यहाँ बोल सकता हूँ कि टोटल प्रेशर इज बिकॉज ऑफ टोटल प्रेशर इज कितना है, पी ए इक्वल्स टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। अब यहाँ पे मैं डाल्टन्स लॉ का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स law, the partial pressure of any gas equals to mole fraction of that gas into total pressure. And what is partial pressure of gas A? It is vapor pressure due to A. भाई A के कारण कितना वेपर प्रेशर है ये भी तुमको पता है, which is P naught A XA is equals to mole fraction of A into total pressure P, ये भी हमको पता है। तो क्या इसकी मदद से YA नहीं निकाल सकते? Therefore YA equals to PA upon P. What is the value of PA? It is P naught A XA अपॉन P, और P के वैल्यू क्या है, ये हमने जो फर्स्ट इक्वेशन में निकाली है। क्या मेरी बात सबको समझ है?
सिमिलरली आप YB भी निकाल सकते हैं, बट YB निकालने का बेस्ट तरीका क्या है, आपको YA मिल गया तो बेटा YB आप निकाल लो 1 माइनस YA करके। बट स्टिल अगेन व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ड्यू टू गैस B इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस B इनटू टोटल प्रेशर। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस B कितना आ गया, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू गैस B अपॉन P, एंड व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ड्यू टू गैस B, इट इज P नॉट B XP अपॉन टोटल प्रेशर कितना है P का वैल्यू आप निकाल लेंगे ये है। बट मैंने आपको बोला था बेटा इससे ज्यादा बेटर एक्सप्रेशन एक हमको आता है यूज करना, जो कि मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप दोनों का रेशियो निकालो, आप YA अपॉन YB का रेशियो निकाल लो बेटा। तो YA अपॉन YB का जब आप रेशियो निकालते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ये यही अप्रोच है बेटा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा P नॉट A XA अपॉन P नॉट B XB। हो सकता है आपको मोल फ्रैक्शन में निकालना ना पड़े, आपका मोल से ही काम चल जाए, बिकॉज XA अपॉन XB इक्वल्स टू P नॉट A अपॉन PB P नॉट B और XA अपॉन XB इक्वल्स टू रेशियो ऑफ मोल्स, एन टोटल तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप इस एक्सप्रेशन की मदद से भी आप YA अपॉन YB निकाल लेंगे। अगर आपको YA अपॉन YB आ गया तो उसकी मदद से आप YA और YB बता देंगे। ये मैंने एक सॉल्व क्वेश्चन की मदद से लास्ट क्लास में आपको समझाया है, ठीक है ना। और एक रिलेशन है जो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग याद रखेंगे, दैट इज दिस थर्ड एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन कब आएगा, काम बता रहा हूं, सुनो बेटा ये काम कब आएगा, जब आपको क्वेश्चन में A और B का कंपोजिशन इन वेपर फेज दे दिया, सिर्फ लिक्विड फेज में कितना आपको पता ही नहीं, XA XB के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको A और B का वेपर फेज में कंपोजिशन पता है, YA YB पता है, तो आप इस एक्सप्रेशन की मदद से भी आप उस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को निकाल पाएंगे, दैट इज 1 अपॉन P इक्वल्स टू Y अपॉन P नॉट A प्लस YB अपॉन P नॉट B। इस एक्सप्रेशन को आपको यूज क्या करना है, ये आपको दिमाग में ट्रिगर करना चाहिए, ठीक है ना। ये पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया था। और मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई थी कि कई बार ऐसा पूछा जाता है आपसे, व्हाट इज द कंपोजिशन एंड व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन द फर्स्ट कंडेंसेट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट कंडेंसेट या फर्स्ट डिस्टिलेट। इसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि आपकी जो वेपर्स बनी, आपकी जो बीकर वेपर्स बनी, अगर आपने उन पूरी की पूरी वेपर्स को निकाल के फिर आपने कहीं कंडेंस कराया विद द हेल्प ऑफ सम लिक्विड और फाइनली इसको आपने दूसरे बीकर में डाला, उस वेपर्स को आपने एक्यूमुलेट किया और आपने किसी बीकर में डाला और वो लिक्विड स्टेट में लाया, फाइनली उस बीकर में अब वो लिक्विड स्टेट में जो सिस्टम बना है उसका भी कुछ वेपर प्रेशर आएगा, दैट इज कॉल्ड इट्स फर्स्ट कंडेंसेट, ठीक है ना। और वहां पे एक ही कंसेप्ट लगता है यार, आपका जो फर्स्ट कंडेंसेट में जो आपने लिक्विड सॉल्यूशन क्रिएट किया, वहां पे मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट कितना हो जाएगा बेटा, YA के बराबर, बिकॉज आपने पूरी की पूरी वेपर्स उठाई और आपने कहां डाल दी, दूसरे बीकर में कंडेंस करके। तो अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में XA डैश लिक्विड स्टेट में XA डैश कितना हो जाएगा, YA के बराबर, XB डैश कितना हो जाएगा, YB के बराबर, एंड फाइनली फिर प्रोसीड अकॉर्डिंगली। लास्ट क्लास में इसको समझाया हूं, तो जिन बच्चों ने अभी तक इस पार्ट को नहीं किया है तो प्लीज लेक्चर नंबर 4 का वीडियो जरूर देखिए, आपको ये पार्ट वहां पे समझ में आ जाएगा। इतना हमने अभी तक पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। सो बेसिकली वी हैव कंप्लीटेड अ फर्स्ट केस, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स, या फिर बोल सकता हूं कंटेनिंग अ वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्वेंट इज बाय डिफॉल्ट वोलेटाइल बिकॉज सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, वी आर डीलिंग विद लिक्विड सॉल्यूशन, हमारे चैप्टर का नाम लिक्विड सॉल्यूशन है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है, कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो ऑल योर डाउट्स ऑन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को मतलब लाने की कोशिश करूं, आपके डाउट्स को मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूं, ठीक है ना। सो लेट्स मूव टू द सेकंड केस। सेकंड केस है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब नया केस, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मींस अब जो सॉल्यूट आपने लिक्विड सॉल्यूशन बनाया है उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स आपने जो ऐड किए थे उसकी वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी नहीं है, इट मींस उसके कारण वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। तो क्या इस लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा ये हमको पता करना है। चलिए लेट्स कम बैक टू द कंसेप्ट। सो बेसिकली इट इज केस नंबर 2। प्लीज देखो मैं आप लोगों को हर एक चीज को बहुत सिस्टमैटिक फॉर्म में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है ये पैटर्न ये फ्लो आपके एनसीईआरटी में नहीं हो, ठीक है ना। आई एम नॉट फॉलोइंग द एनसीईआरटी, मैं इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं कि आपको चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, आपके दिमाग में पूरे चैप्टर की एक पिक्चर एक इमेज क्रिएट हो जाए, एक सीक्वेंस क्रिएट हो जाए कि हाँ भाई आप चीजों को जब क्वेश्चंस को पढ़ें तो आपको पता रहे अच्छा हाँ यार इसको यहाँ पढ़ा है इसको ऐसे अप्लाई करना है। एग्जाम टाइम टॉपिक तो लिख के आएगा नहीं यार, एग्जाम टाइम क्वेश्चन पूछेगा और आपको सोचना है कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए सो लेट्स मूव टू द केस 2 दैट इज वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मींस सॉल्यूट जो है हमारा सॉलिड स्टेट का था, जो आपने ऐड किया था, नमक सॉलिड स्टेट में होता है, शक्कर नो डाउट आप एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बना लेते हैं डिसॉल्व करके, बट अल्टीमेटली जो सॉल्यूट था दैट वाज सॉलिड इन स्टेट।
सिंस इट वाज सॉलिड इन स्टेट देयरफॉर उसकी वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी क्या होती है, बहुत कम। हम मान के चलते हैं इनका पी नॉट दैट इज 0 होता है। तो सॉलिड इन नेचर, और क्वेश्चंस में जनरली मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूं बेटा, जनरली आपको जो कॉमनली आपको सॉलिड्स मिलेंगे, यूरिया विच इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, क्वेश्चन की फॉर्म बता दूंगा, ग्लूकोज, सक्रोज, NaCl, ये सभी चीजें आपको क्या मिलेंगी बेटा, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की फॉर्म में मिलेंगी। ठीक है, चलो समझते हैं अब केस को। तो बेसिकली क्या हुआ कि आपके पास एक प्योर लिक्विड था जिसको बोलो लेट से ए, प्योर लिक्विड ए, ठीक है ना, प्योर लिक्विड ए था, और उस प्योर लिक्विड ए के कारण जो हमारा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड पी नॉट सॉल्वेंट, बिकॉज हम मान के चल रहे हैं हमारा सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल, सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। तो बेसिकली लेट से उसके कारण जो वेपर प्रेशर दैट इज पी नॉट, व्हाई इट इज पी नॉट, ये सब पी नॉट क्यों लिख रहे हो, बिकॉज प्योर लिक्विड का हमारा वेपर प्रेशर है, तो उसको मैंने बोले पी नॉट सॉल्वेंट। आपने वहां पे एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेट से बी ऐड किया, तो अब आपका एक नया सॉल्यूशन बना। अब आप ये बताइए उस नए सॉल्यूशन में, उस सरफेस में, लिक्विड के सरफेस में क्या ए के मॉलिक्यूल्स और बी के मॉलिक्यूल्स दोनों के रहेंगे भाई, बिकॉज आपका एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है। अब आपके उस सरफेस में ए के मॉलिक्यूल्स तो थे पहले, लेकिन अब बी के मॉलिक्यूल्स में आ गए, लेकिन ये बी के मॉलिक्यूल्स की वेपराइज होने की टेंडेंसी क्या है, कम। लेकिन ओवरऑल क्या मैं बोल सकता हूं, सिंस बी के मॉलिक्यूल्स भी आ गए हमारे सरफेस में, तो ए के मॉलिक्यूल्स अब कम जा पाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली वेपर प्रेशर इज अ सरफेस फिनोमिना। आपके सरफेस के मॉलिक्यूल्स इवापोरेट करते हैं, फिर फाइनली इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता है। तो जब मॉलिक्यूल्स ए के मॉलिक्यूल्स ही सरफेस में कम हो गए, तो मैं क्या बोल सकता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कमिंग टू द कंटेनर के एम्प्टी स्पेस में कम हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मेरे जो बीकर का जो सरफेस है ना, बीकर का सरफेस हमारा ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल से क्या होगा, कवर्ड रहेगा भाई, दोनों मॉलिक्यूल्स रहेंगे। लेकिन बी के मॉलिक्यूल्स जो हमारा सॉल्यूट था उसकी वेपराइज होने की टेंडेंसी तो 0 है, बट ए के मॉलिक्यूल्स आएंगे, बट हम ए के मॉलिक्यूल्स कम जा पाएंगे। क्यों कम जाएंगे सर? भाई अल्टीमेटली वेपर प्रेशर इज अ लिक्विड सरफेस फिनोमिना, भाई सरफेस के मॉलिक्यूल्स वेपराइज करते हैं, इवापोरेट करते हैं, फिर कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, फिर एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता है। अल्टीमेटली वेपर सरफेस के मॉलिक्यूल्स आते हैं, बीकर के बल्क के मॉलिक्यूल्स नहीं जाते, नीचे के मॉलिक्यूल्स नहीं जाते। सिंस हमारे सरफेस बी के मॉलिक्यूल्स भी आ गए जिसकी वेपराइज होने की टेंडेंसी कम है, देयरफॉर कैन आई से दैट अब ये जो P है दैट P इज गोइंग टू बी लेस देन P नॉट सॉल्वेंट। अब जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जिसको मैं P बोलता हूं, दैट इज वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, दैट P इज गोइंग टू बी लेस देन P नॉट ऑफ सॉल्वेंट। आपने जैसे ही इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, अब वो जो वेपर प्रेशर ऑफ न्यू सॉल्यूशन है वो इनिशियली जो सॉल्वेंट था सिर्फ लिक्विड स्टेट में उससे कम होगा। ठीक है सर, और हमको यही P निकालना है, ठीक है ना। अब इस P को निकालने के हमारे पास एक ही फंडा है भाई, राउल्ट्स लॉ की जय हो। राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला था बेटा, मैंने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द वेपर प्रेशर, अब राउल्ट्स लॉ का यूज कर लेते बेटा हम भाई, जब अभय सर से कुछ नहीं होता तो भाई जाए सीधे साइंटिस्ट के हाथ पैर जोड़े, और साइंटिस्ट ने बोला कोई दिक्कत नहीं यार, द वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट in a solution is directly proportional to its, sorry एक second, what is according to Raoult's law, the vapor pressure of any volatile component, किसी भी volatile component का vapor pressure is directly proportional to its mole fraction in a solution। याद करिए P is directly proportional to, हमने लिखा था PA जब हमने लास्ट केस के, PA is directly proportional to XA, फिर हम आया था PA equals to P not A XA, यही तो हमारा राउल्ट्स लॉ था। तो यहां भी सेम चीज है कि किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस का वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे वोलेटाइल सब्सटेंस कौन है, सिर्फ सॉल्वेंट, सॉल्यूट तो है ही नहीं, सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में समझेंगे कैसे क्वेश्चन में सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। सो कैन आई से दैट देयरफॉर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, तो कैन आई से दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P, अब इसको मैं सॉल्यूशन भी लिख देता हूं, चलो आपसे एक बार, is directly proportional to mole fraction of volatile component, जो कि हमारा सॉल्वेंट है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू P नॉट ऑफ सॉल्वेंट, यही आएगा। P इक्वल्स टू P नॉट ए इंटू XA, PA इक्वल्स टू P नॉट ए इंटू XA। तो यहाँ पे P नॉट क्या हो गया, P नॉट सॉल्वेंट हो गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो गया, ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, खत्म। सो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको आप P भी लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू P नॉट ऑफ सॉल्वेंट
इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और मैंने आपको बोल ही दिया है दिस पी इज लेस देन पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट। आपके वेपर प्रेशर में डिक्रीज आया है। क्यों डिक्रीज आया इसका लॉजिकली आप समझ पा रहे हैं, बिकॉज अब आपके सरफेस में ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि बी अब ए की जगह बी के मॉलिक्यूल्स पे आ गए। अब बी तो ऐसा है भाई जो वेपराइज हो नहीं रहा है, तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ ए के मॉलिक्यूल जो वेपर फेज में जाएंगे कम हो जाएंगे। तो कैन आई से दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing a non-volatile solute is less than the vapor pressure of pure liquid। जो प्योर लिक्विड है जिसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, उसके कारण जो सॉल्यूशन क्रिएट हुआ उसका वेपर प्रेशर उस प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम होगा, बिकॉज द सरफेस कंटेन मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ ए एंड बी, वेयर बी विच इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज अ नॉन वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है ना। तो यहां पे एक टर्म और पूछी जाती है, कितना कम हो गया वेपर प्रेशर। तो एक फॉर्मूला तो ये क्लियर है बेटा, ये फॉर्मूला तो आपको टेंशन नहीं बेटा, अगर आपसे मैं वेपर प्रेशर सॉल्यूशन पूछ लूं, खत्म, काम खत्म। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से देखते हैं। सिंस आई नो दैट कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है, 1 होता है कि नहीं 1। तो क्या मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख दूं? भाई बस क्या है, लिखने का है, मस्ती ही करनी है, इक्वेशन के साथ खेलना है। तो देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट, ये तो कुछ नहीं हुआ, बट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आप ये एक्सप्रेशन भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। तो ये एक्सप्रेशन अल्टीमेटली वही चीज है, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में दिया है तो बाय डिफॉल्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे, फिर सॉल्व करके फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लेना। अब देखिए यहां पे एक चीज और पूछी जाती है, अब यहां पे पूछा है व्हाट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना कम हुआ। तो आप क्या बोलोगे सर, पहले कितना था बाद में कितना हो गया। सो बेसिकली अगर मैं आपसे एक टर्म और पूछूं, एक टर्म पूछी जाती है दैट इज कॉल्ड इट्स लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर कितना कम हुआ, दैट इज कॉल्ड इट्स लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, आपसे वो डिफरेंस पूछा जा रहा है। आपसे ये नहीं पूछा जा पा रहा कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन बताओ, आपसे पूछा रहा है व्हाट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर कितना कम हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस। तो बेसिकली पहले कितना था, सब पहले था पी नॉट सॉल्वेंट, आपसे कितना पूछ रहा है, माइनस पी, बेसिकली आपसे यही पूछ रहा है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एलवीपी लिखूंगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बेसिकली आपसे यही पूछ रहा है पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि इनिशियली था एक प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट था, माइनस वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कंटेनिंग पी, यही पूछ रहा है आपसे। बस इस ऑपरेशन को आप लगा दो तो आपको पी की वैल्यू ये रही। पी नॉट सॉल्वेंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा, पी नॉट सॉल्वेंट एक कांस्टेंट है बेटा, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। सो देयरफॉर पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी करना है, तो बेसिकली पी नॉट माइनस पी का वैल्यू रहा, तो पी नॉट सॉल्वेंट, इसको मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के टर्म्स में ही रख लेता हूं, चाहो तब पहले आप उसको ऐसे लिखो, पी नॉट सॉल्वेंट माइनस व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज पी नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यही है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, ये था जो हमने पहले निकाला था। क्लियर है सबको, ठीक है ना। अब इसी एक्सप्रेशन को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, बट अल्टीमेटली आई रिकमेंड यू कि आप इसको फॉर्मूला बना के याद ना करें कि सर जी आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो कि सब पी नॉट सॉल्वेंट को आपने कॉमन ले लिया और ये बन गया 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बेसिकली क्या आएगा सर, पी नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यार ये याद करना बड़ा मुश्किल है यार, दिस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको ऐसे याद रखना बड़ा मुश्किल है यार। इट इज पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। व्हाट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मुश्किल है, बेटर है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कंसेप्चुअली सोच पाओ। यार वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, प्योर लिक्विड कितना था, पी नॉट सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, पी नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। खत्म, इसको यूज करके सॉल्व कर दो बेटा, निकाल दो, एटलीस्ट या तो डराइव कर लो, बट इतना रखने की कोशिश मत करो। क्या मेरी बात आपको क्लियर है। व्हाट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मींस वेपर प्रेशर कितने अमाउंट से कम हुआ, कितना था, पी नॉट सॉल्वेंट, कितना हो गया, पी नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए,
ये रहा। तो बेटा मेरा रिकमेंडेशन तो आपसे है कि आप इस एक्सप्रेशन को यूज करें, लॉजिकली चीजों को याद रखें, फॉर्मूला ना बनाएं। फॉर्मूला बस एक ही है आपके लिए, दैट इज पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यही मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म और आती है जिसको बोला जाता है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक और टर्म पूछी जाती है, एक और टर्म को यूज किया जाता है, दैट इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव चेंज कितना आया, व्हाट इज द रिलेटिव चेंज इन वेपर प्रेशर, इसको RLVP से डिनोट किया जाता है बुक्स में कई बार शॉर्ट फॉर्म में। रिलेटिव ड्रॉप कितना, रिलेटिव लोअरिंग कितनी हुई, तो बेसिकली बोला जा रहा है पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट की बात करना चाह रहा है। अब इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखो, ज्यादा अच्छा है। मैं बार बार पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट नहीं लिखूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है कि भाई पी नॉट किसका, सॉल्वेंट का है, व्हाट इज माइनस पी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट, रिलेटिवली कितना कम हुआ। सो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट की वैल्यू पूछ रहा है। अब पी नॉट माइनस पी का वैल्यू कितना था, ये था आपका पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट, अभी हमने जो डेराइव किया, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट, ये जो है ये देखो दोनों सो गए स्वाहा। तो देयरफॉर ये जो टर्म है जिसको हम बोलते हैं RLVP, ये RLVP विच इज पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। ये आपको याद रखना है, और ये आपको मैं आगे और कराऊंगा एक बार और, जब मैं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज आल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये चैप्टर का आगे का पार्ट है। वहां पे सिर्फ रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलूंगा कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बाकी सब नहीं, जो टर्म्स मैंने लिखा है। दिस टर्म इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैं आगे बताऊंगा क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, टेंशन ना लें। तो बेसिकली अगर मैं आपको बस मैं आपको रिवाइज, अब मैं कंसेप्चुअली समराइज करूं कि अगर किसी सॉल्यूशन मैंने बनाया जिसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो मैं आपसे तीन चीजें पूछ सकता हूं। पहली बात तो वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, जो कि सिर्फ सॉल्वेंट के कारण है, दैट इज पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। फिर मैं पूछ सकता हूं कि व्हाट इज द लोवरिंग ऑन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना कम हुआ, तो था कितना, पी नॉट सॉल्वेंट, कम कितना हो गया, पी नॉट सॉल्वेंट माइनस सॉरी पी नॉट माइनस पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जो कि ये हो गया। जिसको चाहो तो आप समराइज करके फाइनली एक बार लेके इस फॉर्म में भी ला सकते हो कि भाई कई बार फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया। एक और टर्म होता है व्हाट इज द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट की बात कर रहा है। सो पी नॉट माइनस पी कितना आया, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हाँ सर, अपॉन पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट, कैंसिल हो गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज व्हाट इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये हम कब पढ़ रहे हैं ये टर्म, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करें। बाकी अदर केस में हमने जो लास्ट केस में पढ़ा उसमें ये सब टर्म्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया था हमने। दिस टर्म इज ओनली इंट्रोड्यूस्ड व्हेन यू आर डीलिंग विद a liquid solution containing a non-volatile solute. तो लेट समराइज, ये समरी आप लोगों के सामने है, मैंने आप कोशिश करी कि मैं सभी चीजों को समराइज करके आपके सामने दूं। तो दिस इज बेसिकली केस 2 जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये केस 2 चल रहा है, जहां वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो वहां पे अगर आपसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए तो दैट इज पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। फिर आपसे पूछ सकता है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अब मैंने तीनों चीजें लिख दी बेटा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बेसिकली ही इज आस्किंग अबाउट पी नॉट सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कि पहले आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था, पी नॉट, फिर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया, पी, तो कितना कम आया, कितना कितना कम हो वेपर प्रेशर, दैट इज पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी। अगर आपसे ये पूछा गया तो आप चाहो तो डायरेक्टली बस आप कॉन्सेप्ट लगा दो कि पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन। फिर चाहो तो आप इसको पी नॉट सॉल्वेंट कॉमन लो, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, which basically becomes P naught solvent into mole fraction of solute। याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात, अल्टीमेटली बट आई रिकमेंड यू कि आपको कंसेप्चुअली चीजें पता रहे। आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है, व्हाट इज द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज RLVP। तो ये हमारा आता है पीपीटी में, थोड़ा सा हो गया ऊपर नीचे हो गया, इट कम्स आउट टू बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। उसको मैं अपडेट कर दूंगा जो मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। आई थिंक यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है ना। तो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस फॉर द केस नंबर 2। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो मैंने आपको बोल दिया है कि ये आपको कैसे पता चलेगा। अब बच्चों के मन का पहला डाउट, सर हमको कैसे पता कि आपने जो सॉल्यूट ऐड किया है दैट इज नॉन वोलेटाइल।
देखो दो तरीका, पहली बात तो भाई आपको कुछ बेसिक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स की लिस्ट आपको पता है, यूरिया, ग्लूकोज, सक्रोज, ये सब जो कॉमनली यूज होता है। दूसरा, आप कैसे पता करोगे कि भाई अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी तरीके से, पहली बात तो क्वेश्चन में आपसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछ रहा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछ रहा है, इट मींस दैट सॉल्यूट इज कंसिडर्ड नॉन वोलेटाइल। दूसरा तरीका जो बेस्ट है, बेस्ट क्या है सर, भाई आपको उसमें प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया है, लेकिन किसी एक ही लिक्विड का वेपर प्रेशर, भाई प्योर लिक्विड में सिर्फ एक ही लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया है, दूसरे का नहीं दिया, या फिर दूसरे के बारे में पूछा नहीं, इट मींस दैट इज कंसिडर्ड टू बी नॉन वोलेटाइल। अब जैसे इस सवाल को पढ़ेंगे आप, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का दिया हमको 300 mm of Hg, कैलकुलेट। क्या क्वेश्चन में कहीं भी आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर यूरिया ऐसा करके कुछ दिया है क्या? नहीं, इट मींस यूरिया इज कंसिडर्ड टू बी नॉन वोलेटाइल। अगर ऐसा कोई लैंग्वेज लिखा होता है तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज दिस एंड प्योर यूरिया इज दिस, इट मींस यूरिया इज आल्सो वोलेटाइल, तभी तो उसका पी नॉट डिफाइंड है, तभी तो उसकी पी नॉट की वैल्यू है। अगर ये नॉन वोलेटाइल है तो भाई इसका पी नॉट 0 होता है। ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, सॉलिड्स का बेसिकली पी नॉट इज इक्वल टू 0, बिकॉज उनकी वेपराइज होने की टेंडेंसी क्या है 0, तो उनके कारण वेपर प्रेशर कितना है 0। चलिए लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली आपसे 30 ग्राम ऑफ यूरिया, नाउ दिस यूरिया इज नॉन वोलेटाइल नेचर, क्या ये मेरा पार्ट क्लियर हो गया? दिस यूरिया इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, रटना है क्या? नहीं सर। कैसे पता चला सर इसके बारे में पी नॉट इसके बारे में दिया नहीं है? जस्ट थोड़ा पिक्चर क्लियर होगी। आपको सॉल्वेंट के बारे में पता है, 45 ग्राम ऑफ वाटर है हमारा सॉल्वेंट है, उसका प्योर मींस आपको पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट दिया क्वेश्चन में। लेट्स ट्राई टू राइट सम टर्म्स। सो बेसिकली आपका पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, अब मैं पी नॉट सॉल्वेंट ना लिख के पी नॉट बस लिख दूं, कितना दिया क्वेश्चन में 300 mm ऑफ Hg, ठीक है ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। अब यूरिया का मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, यूरिया का फॉर्मूला होता है आपका NH2CONH2। इसका मोलर मास याद रहे तो बहुत अच्छी बात, बिकॉज बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा। अब मेरे को याद है 60, आप लोगों को भी याद है तो बहुत अच्छी बात, फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ठीक है ना। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 30/60। सर आप तो जानबूझ के डेटा ऐसा लेते हो कि कैलकुलेशन जोरदार हो जाती है। मेरा पार्ट है आपको कंसेप्ट सिखाना, हाँ, बट आगे के क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड बुक से लाया हूँ सो दैट वहां पे कैलकुलेशन वाला पार्ट भी अपन करें अच्छे से। ये क्वेश्चंस बनाए हुए हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, जो कि हमारा वाटर है, कितना हो गया? इट इज 45/18। कितना हो गया? 9 2 18, 9 5 45, विच इज 5/2, ठीक है ना। जब मेरे को पता है कहीं ना कहीं मोल फ्रैक्शन की जरूरत है, क्यों ना मोल फ्रैक्शन निकालो। और मेरे को पता है मोल फ्रैक्शन की जरूरत है बिकॉज आई एम डीलिंग विथ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ में सीधे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्यों ना निकाल के रख ले यार, फिर बाद में क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। सो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? इट इज 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 5/2, कितना आ गया 6/2, तो ये कितना हो गया 1/6। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 1 - 1/6, दैट इज 5/6। ये डेटा मैंने पूरा निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, भाई सॉल्यूट के कारण तो वेपर प्रेशर है नहीं, दैट इज नॉन वोलेटाइल। सो फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डील, दैट इज वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया 300 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना है 5/6, तो कितना आ गया 6 5 30, 50 into 5 दैट इज 250 mm of Hg। ये आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। अब आप खुद देखो बेटा, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना था 300 जब प्योर वाटर था। अब आपने इसमें जैसी सॉल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर कितना हो गया 250। अब आप चाहो तो बेटा आप कंसेप्चुअली यू कैन डील कि आपसे जो सेकंड पार्ट पूछा दैट इज व्हाट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो बेसिकली व्हाट यू मीन बाय लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि कितना था दैट इज पी नॉट माइनस पी। पी नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी 300 माइनस पी कितना है 250। ठीक है ना। थर्ड पूछा आपसे व्हाट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब चाहूं तो मैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को पहले मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कि मेरे को भाई फॉर्मूला पता है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आया था हमारा सॉल्व करके 1/6। चाहे तो ऐसे निकाल लिया, चाहे मैं कंसेप्चुअली निकाल, भाई इसका फॉर्मूला याद था मेरे को बिकॉज मेरे को आपको याद कराना है, इसका मेरे को आपको याद कराना है, ठीक है ना, कि भाई आप ये एटलीस्ट ना भूलो। लेकिन लेट से अब आप कंसेप्चुअली देना चाहते हो तो भाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, इट इज पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। तो पी नॉट माइनस पी की वैल्यू कितनी थी 50,
अपॉन पी नॉट की वैल्यू कितनी है अपनी 300। देखो कितना आ रहा है 1/6 ही तो आ रहा है यार, कहाँ गलती करेंगे यार अपन। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? क्या सभी बच्चों को मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ? जब भी आपसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कराएगा, पहली बात हमको कैसे समझेगा सब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है भाई, उस जो भी सब्सटेंस ऐड हुआ है, लाइक जो भी सॉल्यूट है उसके पी नॉट, उसके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर के बारे में बात नहीं करेगा ना, तो देगा क्वेश्चन में, इट मीन्स दैट इज नॉन वोलेटाइल, या तो क्वेश्चन में लिख देगा नॉन वोलेटाइल, या तो कुछ बेसिक सॉलिड नॉन वोलेटाइल आपको पता है, यूरिया, ग्लूकोज, सक्रोज, NaCl, ये सब बेसिक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जो कि क्वेश्चंस में आगे और भी आएंगे, तो आपको अल्टीमेटली कुछ लिस्ट आपके दिमाग में बन जाएगी। और जब दोनों वोलेटाइल होंगे तो क्वेश्चन में देगा बेटा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड प्योर लिक्विड बी, ऐसा लिखेगा बेटा, इट मींस दोनों के दोनों वोलेटाइल हैं, ऐसा कुछ ना कुछ आपको हिंट मिलेगा कि आपको केस नंबर 1 से डील करना है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कवर कर लिया है। आई थिंक मैंने आपको अपनी बात कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर ली है। चलिए, सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये बहुत ही अच्छा सवाल, अच्छा नहीं बेसिक सवाल, मतलब अल्टीमेटली हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, कंडीशन केस वही है, पढ़ते हैं। एन आइडियल सॉल्यूशन वाज फाउंड टू हैव अ वेपर प्रेशर ऑफ 80 टॉर। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया, देखो एन आइडियल सॉल्यूशन वाज फाउंड टू हैव अ वेपर प्रेशर ऑफ 80 टॉर when the mole fraction of a non volatile solute was 0.2। आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दे दिया, दैट इज 0.2। व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। अब आपके पास देखो, मैं इस क्वेश्चन को आपको 2-3 तरीके से सॉल्व करा के दिखाता हूं। आपसे पूछा क्या है, आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया है, कितना दिया है 80 टॉर, और आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया है कितना 0.2। आपको कुछ नहीं पता, आपको एटलीस्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला पता है। देखो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला तो आपको मैं आगे आपको बोलूंगा, फोकस भी करूंगा याद करने के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज ऑल्सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो मैं आपको बताऊंगा, वहां पे आपको पुश करूंगा याद करने के लिए। तो लेट्स से अभी के लिए अगर आपको वही याद था और आपको पता है ये क्या होता है, पी नॉट था कितना माइनस पी अपॉन पी नॉट, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बाद। अच्छा, आपका क्वेश्चन पूछा क्या है पहले तो बताओ, व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन में पी नॉट पूछा जा रहा है ना, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, इट मींस आपसे पी नॉट पूछा जा रहा है। अब आप इस इक्वेशन में देखेंगे तो आपको पी नॉट ही अननोन है, आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलो मैं सॉल्व करता हूं, अल्टीमेटली मैं सॉल्व करके क्यों दिखा रहा हूं। चलो, पी नॉट आपसे पूछा गया है, पी आपको क्वेश्चन में दिया है कितना 80 टॉर, अपॉन पी नॉट आपसे पूछा गया है, और आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है कितना 0.2। सो बेसिकली कितना हो गया, पी नॉट माइनस 80 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 0.2 पी नॉट। तो ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 पी नॉट इक्वल्स टू 80। तो दिस इंप्लाइज पी नॉट की वैल्यू कितने आ गई बेटा 80 बाय 0.8, बेसिकली 100 टॉर। एक और अप्रोच सर, आप क्या बोल रहे थे, सेकंड अप्रोच। यार मैं कंसेप्चुअली आई एम वेरी साउंड। अब सेकंड अप्रोच क्या है, आप एक अच्छे साउंड कंसेप्चुअली है भाई। आपको क्वेश्चन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया कितना 80 टॉर, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया कितना 0.2। तो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, जो वोलेटाइल नेचर का है, वो कितना हो गया 1 माइनस 0.2 विच इज 0.8। और आपको पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इक्वल्स टू वेपर प्रेशर इन द पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। पी का वैल्यू कितना है आपके पास 80, पी नॉट सॉल्वेंट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है भाई प्योर स्टेट का, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना है अभी 0.8 आपने निकाल लिया। देखो यहां से पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट आपका 100 आ रहा है। मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा हूं कि आपका दिमाग उसमें जो ट्रिगर कर जाए, बट अल्टीमेटली यू हैव टू बी मेंटली सोच पाओ हर चीजों को, आप एटलीस्ट आपको इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने आपको फॉर्मूला इसलिए यूज किया बिकॉज अल्टीमेटली ये फॉर्मूला आपके मन तन में बैठने वाला है, बिकॉज आगे जाके बहुत यूज है इसका। इस चैप्टर में मेनली वी आर गोइंग टू डील विद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एनसीईआरटी में इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ाया गया, बट अल्टीमेटली मैंने क्या किया कि क्यों ना पहले मैं आपको सभी के वेपर प्रेशर आपको समझा दूं, आगे जाके मैं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाते सर आपने पहले पढ़ाया था तो वो क्या था। इसलिए पहले मैं आपको अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस कैसे हैं मैं बता दिया, इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में दोबारा रिपीट कर दूंगा भाई, कोई टेंशन नहीं है।
तो आपको पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज ऑल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बस सुन लो, समझो, ये मत सोचो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ऐसा बताऊंगा बाद में। तो आपने उस एक्सप्रेशन का यूज करके भी निकाल लिया, बट आप कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग थे कि भाई आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, तो दैट इज पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है बिकॉज आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता है। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सही बच्चे बार रीड करिए। क्वेश्चन में क्या दिया आपको, द वेपर प्रेशर ऑफ एन aqueous सॉल्यूशन। पहली बात, aqueous सॉल्यूशन मींस द सॉल्वेंट इज वाटर of a sucrose at 373 Kelvin is found to be 750 mm of Hg. What is the molality of the solution at the same temperature? ना पहली बात क्वेश्चन में दिमाग आएगा, सर हमने जब आपका वेपर प्रेशर पढ़ा था ना, आपने वेपर प्रेशर के जितने भी फॉर्मूले पढ़ा है सब जगह मोल फ्रैक्शन आया है, कि मोलालिटी पूछ रहा है। पहला पार्ट तो समझने का है, चलो ठीक है सर, वो पार्ट तो हम आपको रिजॉल्व कर लेंगे, बिकॉज मैंने आपको इस सेशन के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंटर कन्वर्जन पढ़ाया है। तो अगर आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया तो उसकी मदद से मोलालिटी कैसे निकालते हैं इसका मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है, और कैसे करते हैं वो भी बताया, कुछ तरीके भी बताए, स्टेप्स बताए। चलो वो पार्ट तो अपन ने रिजॉल्व कर लिया, एक बार के लिए सॉल्व करके दिखाऊंगा। दूसरी बात आती है, चलो तो मैं लेट से यहाँ पे लिख दूं, इट मीन्स एक्वस मीन्स सॉल्वेंट इज हमारा वाटर। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन में गिवन है आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच इज 750 mm ऑफ Hg। चलो सर ये भी हो गया। आपसे क्वेश्चन में सॉल्यूशन की मोलालिटी स्मॉल m पूछा है, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है क्या सर। देखो एक इंफॉर्मेशन और है जो हिडन है, वो वही पार्ट इस क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट है। पहली बात मैं आपको बता दूं, आपको इस क्वेश्चन का टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर क्या है 373 केल्विन, और आपको पता है 100 373 केल्विन दैट इज बेसिकली दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, और आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इट मींस at 100 degree Celsius, 100 डिग्री सेल्सियस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। इट मींस 100 डिग्री सेल्सियस में जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सुना बेटा, अब यहाँ पे आपके मन में 2-3 डाउट्स आना चाहिए, नो डाउट, बहुत डाउट जेन्युइन है। सर यहाँ पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन 750 दिया है, लेकिन हमको पता है कि सिंस हमारा सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस है एंड वी नो दैट देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ is equals to atmospheric pressure which is equals to 1 atm which is also equals to 760 mm of Hg। तो therefore can I say that कि उसमें जो सॉल्वेंट है जो कि वाटर है, और मेरे को पता है कि वाटर का, मैंने आपको बोला बेटा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, ये एग्जामिनर आपको मान के चलेगा, लेकिन बाकी सब लिक्विड्स का नहीं मान के चलेगा, बट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपका मैं मान के चलूंगा। ठीक है ना। सो बेसिकली कैन आई से दैट देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, बिकॉज इस पर्टिकुलर टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर किसके बराबर हो जाएगा 760 mm of Hg की। इस पर्टिकुलर कंडीशन में जाके 373 केल्विन में जो आपका सॉल्वेंट जो कि वाटर है उसका वेपर प्रेशर आपके 760 mm के बराबर है। बाकी सब टेम्परेचर तो मेरे को याद नहीं, बट मेरे को बॉइलिंग पॉइंट पता है, क्योंकि मेरे को ये पता है कि एट boiling point the vapor pressure is equals to atmospheric pressure, और ये हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ही है जो कि सॉल्वेंट है। इट मींस यहाँ पे सॉल्वेंट का मेरे को वेपर प्रेशर पता लग गया कितना 760 mm। तो आपको क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और है, और यही इस क्वेश्चन का सबसे ट्रिकी पार्ट था। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, लेट्स प्रोसीड। आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो कैन आई से दैट आपको क्वेश्चन में पी नॉट पता है, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट पता है विच इज इक्वल्स टू 760 mm जो कि वाटर है बेसिकली, और आपको क्वेश्चन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी पता है कितना 750 mm। ठीक है ना। तो क्या आप इसकी मदद से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, बिकॉज आई नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मोल पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है 750, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 760 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हम निकाल लेते हैं। क्यों निकाल रहे हो सर, बताता हूँ भाई बताता हूँ। हमसे पूछा तो मोलालिटी है, बट प्रोसीड स्टार्ट तो यहीं से करूंगा। तो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया बच्चों मेरे पास
0 0 कैंसिल हो गया, ये आगे 75/76। दिस इंप्लाइज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी निकाल ले रहा हूं। भाई मेरे को क्या करना, निकाल के रखने में कोई टेंशन नहीं है। ये कितना आ गया 70 में 75, दैट इज 1/76। लेकिन क्वेश्चन पूछा है मोलैलिटी, और मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बोल के इस चैप्टर के लिए पढ़ाया था, बिकॉज इस चैप्टर में जनरली मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन से ही डील करने वाले हैं हम। तो बेटा ये इंटर कन्वर्जन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको जो बोला था, दैट इज मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट था। बिकॉज मोलैलिटी था तो याद करिए मैंने आपको बोला था कि मोलर मास सॉल्वेंट का, बाकी जो दो इंटरवल कन्वर्जन थे वहां मोलर मास ऑफ सॉल्यूट था। फॉर्मूला आपको फर्स्ट क्लास के लेक्चर नोट्स में मिलेगा। सो बेसिकली क्वेश्चन में मोलैलिटी पूछा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है 1/76। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना है 75/76। अरे वाह। इनटू 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एक्वा सॉल्यूशन है बेटा, वाटर 18। 76 कैंसिल, कितना हो गया, तो बेसिकली 1000 आ गया और ये आ गया 75 इंटू 18। सॉल्व करके देखिए बेटा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। तो 25 सीजा 25 4 140, ये 20 और ये 9 सा, देयरफॉर मोडालिटी आ गई अपनी कितनी 20/27। मैं अगर कैलकुलेटर यूज करूं, बिकॉज मेरे को तो आंसर मैच कराना है, अभी आपको तो कंसेप्ट सीखना है। तो 20/27 आ रहा है 0.740, और मैं आंसर लिख के लाया हूं, स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन है 0.74। दिस इज द करेक्ट आंसर बच्चा पार्टीज। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? क्वेश्चन में पूछा था मोलैलिटी, पहले भाई दो पार्ट है इस क्वेश्चन में, बहुत कुछ सीखने को मिला। एक्वा सॉल्यूशन इट मीन सॉल्वेंट है वाटर। मोलैलिटी पूछा है, सर हम कैसे ना कैसे करके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन की मदद से मोल फ्रैक्शन तो निकाल ही सकते हैं सॉल्यूट का आगे तो सॉल्वेंट का। मोलैलिटी पूछा है, सर ये इंटर कन्वर्जन का फॉर्मूला आपने स्टार्टिंग में बताया था सर। हाँ सर बताया था। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का है कि भाई हमको, मैंने आपको बताया था आप टेम्परेचर पढ़ो 373 केल्विन, आपके दिमाग में टेम्परेचर बैठा होना चाहिए। ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, हमारा वाटर सॉल्वेंट भी है, और हमको पता है एट बॉइलिंग पॉइंट द वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर। इट मींस यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है, जो कि 1 atm, जो कि 760 होता है। इट मींस आपको जो वाटर है यहाँ पे सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर आपको पता है, दैट इज 760 mm of Hg। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और इसीलिए क्वेश्चन बहुत शानदार बन जाता है मेरे लिए। और ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट क्लास में कराए जहां पे 373 केल्विन देके एक तरह से आपको सॉल्यूशन का कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर दिया होता है। ठीक है, चलिए अ वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सवाल है, बट स्टिल आई ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप लोगों के सामने सॉल्व करूंगा। कैलकुलेट द वेट ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब भाई अल्टीमेटली बाय डिफॉल्ट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला केस हो गया। हैविंग अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 40, उसका आपसे वेट पूछा है, मास पूछा है, विच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 57 ग्राम ऑक्टेन। अब भाई ऑक्टेन वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल? अरे भाई जब बता दिया है कि ऑक्टेन में डिसॉल्व कर रहे हैं, और डिसॉल्व कर रहे हैं ऑक्टेन में मींस ऑक्टेन लिक्विड स्टेट में है, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। इट मींस अगर मैं पी नॉट ऑफ ऑक्टेन बोलूं, लेट्स से पी है, तो आपने जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर ऑफ कितना हो गया, वो हो गया आपका 0.8 पी, कुछ ऐसा हो गया। लेट्स से पी डैश था, बिकॉज पी हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, लेट्स से पी डैश था तो 0.8 डैश पी डैश हो गया। कि अगर आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड दैट इज पी नॉट इज पी डैश, तो आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना रिड्यूस है, 280%, 0.8 पी डैश हो जाए। यही हो गया। और आपसे क्या पूछा है, और आपको क्वेश्चन में इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है, आपको क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है कितना, ये 40 दिया है, और आपसे पूछा क्या है, आपको मास ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में पूछा गया है। यार इसको देख के दिमाग में फॉर्मूला ट्रिगर नहीं कर रहा है कहीं ना कहीं कुछ, सर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला यूज कर ले तो मेरे ख्याल से कुछ हमने को राहत है। या फिर आप चाहो तो P of solution equals to P naught of solution into mole fraction of solvent भी यूज कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा। ठीक है ना, मैं आपको रिलेटिव लोअरिंग इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आप इसको आप याद रख पाते हैं, जो कि हमको पता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना होता है, इट इज P naught minus P upon P naught is equals to mole fraction of solute।
तो पी नॉट कितना है, पी डैश, पी कितना है 0.8 पी डैश अपॉन पी नॉट कितना है पी डैश, ये किसके बराबर आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो वैल्यू कितने आगे सॉल्व करके बताएं बेटा, पी डैश माइनस 0.8 डैश पी डैश कितना हो गया, इट इज 0.2 पी डैश अपॉन पी डैश इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आई थिंक मेरे को दिख रहा है, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया आपके पास 0.2, या सॉल्व कर सकते हैं इसके आगे अपन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया है आपको क्वेश्चन में। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या है, सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। क्या सॉल्वेंट के मोल्स नहीं निकाल सकते भाई, सॉल्वेंट का मास पता है 57 ग्राम, और ऑक्टेन है भाई, ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही पता है भाई, ऑक्टेन 8C8H18 CNH2n+2। so therefore can I say 0.2 equals to moles of solute upon moles of solute plus moles of solvent। सॉल्वेंट के मोल्स में निकालूं, देयर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हो गए यार, 57 मास दिया है, और ऑक्टेन है, सो ऑक्टेन इज बेसिकली C8H18, देयरफॉर इसका मोलर मास कितना हो गया 12 8 96, 96 प्लस 18, 96 प्लस 18 कितना आ गया 114, तो इसका मोलर मास आ गया 114। 57 बाय 1/4 कितना अच्छा वैल्यू आ रहा है, देखो 1/2 आ रहा है, बेसिकली इट इज गोइंग टू बी 1/2, तो कितनी प्यारी वैल्यू है। सो 0.2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं निकालते अपॉन n प्लस 1/2, सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 0.2 n प्लस 0.1 हो गया इक्वल्स टू n, तो देयरफॉर 0.1 की वैल्यू कितना आ गई 0.8 n, देयरफॉर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए 1/8। तो व्हाट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कितना 40, सो 8 5 40 हो गया भाई साहब, देयरफॉर W का वैल्यू आ गया दैट इज 5 ग्राम। भाई साहब यही तो आंसर है, पार्टी है भाई, आज तो पार्टी है, बिकॉज हमारा आंसर मैच कर रहा है बेटा 5 ग्राम। स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके सामने, सो दैट इज आंसर बाय डिफॉल्ट 5 ग्राम हमारा, ठीक है ना। घबराओ मत, क्वेश्चन को प्रोसीड करो, और चाहते थे इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते थे, आप सीधे लिखते फॉर्मूला, आप इसको भी आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते, कैसे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन that is 0.8 P dash is equals to P naught which is P dash into mole fraction of solvent। तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मिल जाता, अल्टीमेटली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट से प्रोसीड कर जाते हैं, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वहां से आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, फिर अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूट करें। सो एनीवे यू कैन प्रोसीड, अल्टीमेटली आई एम ट्राइंग बेस्ट कि आपके दिमाग में सभी टाइप के फॉर्मूले, सभी टाइप के कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है ना। सो इस केस के लिए इतने सवाल बहुत थे, ठीक है ना। आगे इस क्वेश्चन में कुछ और क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको इनफैक्ट, बिकॉज जब मैं आपको कॉलिगेटिव प्रोबेबिलिटी कराऊंगा तो सेम टॉपिक फिर से आएगा, तो वहां पे कुछ नए टाइप के क्वेश्चन ले आऊंगा, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है ना। सो लेट्स गो टू द थर्ड केस। नाउ ये थर्ड केस आपकी एनसीईआरटी पे नहीं है, बट सिंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई और नीट लेवल, तो वहां पे एक केस आपसे पूछा जा सकता है। अब केस क्या है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग अ वोलेटाइल, टू वोलेटाइल बट इमिसिबल लिक्विड्स। नाउ व्हाट यू मीन बाय इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स हो गए व्हिच डू नॉट मिक्स, जो आपस में मिक्स नहीं करते। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड केस। अभी बहुत सिंपल केस है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। फॉर्मूला क्या है आप तुरंत खुद बता देंगे। सो बेसिकली इमिसिबल लिक्विड्स क्या हो गया, लिक्विड्स व्हिच डज नॉट मिक्स विद ईच अदर, ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन का आपको वेपर प्रेशर बताना है। तो एग्जांपल आपको आपके दिमाग में जो बैठा होगा, ऑयल एंड वाटर, ठीक है ना, पानी के ऊपर आप तेल डाल दो, तेल ऊपर ऐसे तैरता रहता है, आपका ऑयल ऊपर तैरता रहता है, व्हिच डज नॉट मिक्स विद वाटर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द डेंसिटीज एंड सम प्रॉपर्टीज, कि भाई दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, एंड देयरफॉर दे डज नॉट मिक्स, ठीक है ना। सो इट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिकली अ नॉन वोलेटाइल सॉरी इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है ना। तो हम इस पर्टिकुलर टाइप के सॉल्यूशन का क्या निकालने जा रहे हैं, वेपर प्रेशर, दैट इज P। P इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एंड व्हाट इज P नॉट A, भाई दोनों के दोनों वोलेटाइल है, सो इट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A, एंड व्हाट इज P नॉट B, इट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B, ठीक है ना। अब मैं बोल सकता हूँ क्या सर, दो लिक्विड्स हैं, दोनों वोलेटाइल हैं, तो क्या उसके वेपर फेज में दोनों के वेपर्स क्रिएट होंगे, ए और बी दोनों के। किसी बच्चे के मन में डाउट आना चाहिए, सर इनके सरफेस में या तो ऑयल ही रहेगा, मान ले लेट्स अपन ऑयल की बात करें, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे। देखो यार, हमें जो ये मैंने जो आपके सामने एग्जांपल बनाया है सर फोटो समझाने के लिए, इमिसिबल लिक्विड्स, इसमें दोनों लिक्विड्स नो डाउट दे आर इमिसिबल, बट दोनों की डेंसिटी में काफी फर्क है, इसलिए वो आपको लग रहा है कि ऊपर ऑयल है नीचे वाटर है,
अब जनरली जब मैं केस दे रहा हूं, मान के चल रहा हूं कि आपके सरफेस में ए भी है बी भी है, बट दोनों मिक्स नहीं कर रहे, दोनों की डेंसिटी बराबर है अप्रोक्सीमेटली, तब जाके दोनों के वेपर ए और बी के क्रिएट हो रहे हैं। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, देखो ये कंसेप्ट मैंने आपके सामने लिखा है, इसको एक बार रीड करो। सो बेसिकली दे आर गोइंग टू बी वेपर्स ऑफ ए एंड बी बोथ, बिकॉज बोथ आर वोलेटाइल इन नेचर। बट यहाँ पे फर्क क्या है कि दोनों लिक्विड आपस में मिक्स नहीं कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन नहीं बन रहा है बेटा। यहाँ पे इसमें कंसेप्ट पढ़ो, मैंने लैंग्वेज लिखी है, when two liquids are mixed in such a way that they do not mix at all, then both the liquids constitute two different phases. Ultimately दोनों लिक्विड का फेज अलग अलग है, दोनों मिक्स नहीं कर रहे। Hence mole fraction of each liquid in its own phase is 1. हर एक लिक्विड का दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, 1 हो गया भाई। लिक्विड ए अपना इंडिविजुअल है, लिक्विड बी अपना इंडिविजुअल है। जब लिक्विड ए ही है तो बेटा उसका मोल फ्रैक्शन उसके लिए कितना हो गया, 1। भाई वो मिक्स ही नहीं किया है। लिक्विड बी है जो कि बी ए से मिक्स ही नहीं किया है, तो जब प्योर लिक्विड बी है तो भाई वहां पे उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, 1, बिकॉज बी के मोल्स है अपॉन टोटल मोल्स बी है, मोल फ्रैक्शन कितना है, 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो बेसिकली हमारे पास कंसेप्ट तो एक ही है कि भाई टोटल वेपर प्रेशर इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी। व्हाट इज पीए? इट इज वेपर प्रेशर ड्यू टू ए विच इज पी नॉट ए इनटू एक्स ए। बट यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, बिकॉज ए ने बी के साथ मिक्स नहीं किया, तो ए खुद एक अपना वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, खुद का एक सॉल्यूशन, इसमें सिर्फ ए ही है जहां पे इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, 1। तो फिर पीए का वैल्यू कितना हो गया, पी नॉट ए, दैट इज व्हाट इज द वेपर प्रेशर ड्यू टू ए, दैट इज पी नॉट ए। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ड्यू टू बी इज पी नॉट बी, बिकॉज अगेन बी ए से मिक्स नहीं कर रहा है, इट मीन्स अल्टीमेटली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है, 1। जहां बी प्रेजेंट है उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, 1, बिकॉज वो मिक्स ही नहीं किया, सॉल्यूशन बना ही नहीं उनका, बट वो वोलेटाइल है। तो देयरफॉर पीबी कितना हो गया, पी नॉट बी। देयरफॉर टोटल वेपर प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, बिकॉज एक्स से एक्स बी का वैल्यू कितना है, 1। तो बेसिकली आपने केस पढ़ा हुआ है, पी इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, बट यहाँ पे एक्स से एक्स बी दोनों 1 है, क्यों? बिकॉज एक्स से ए और बी मिक्स ही नहीं किया आपस में, तो भाई साहब जो सॉल्यूशन ए था वहां पे मोल फ्रैक्शन उसका 1, जो बी था उसका भी मोल फ्रैक्शन 1, तो बेसिकली पी इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। तो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स। ये पहला फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है। अब इसको बार बार दिमाग में सेट करके रखो भाई कि टू इमिसिबल लिक्विड्स की लैंग्वेज लिख दिया तो टोटल वेपर प्रेशर इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला तो चलो याद हो गया, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। बस खत्म बेटा, बस ऑलमोस्ट खत्म हो गया मैं। अब यहाँ पे लेट से आपसे पूछा गया कि व्हाट इज देयर कंपोजिशन इन वेपर फेज। तो लेट से मैंने बोला कि लेट Na एंड Nb आर बी द मोल्स ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। ए और बी के जो मोल्स गए ए और बी में, लेट से Na मोल्स गए ए के, Nb गए मोल्स बी के इन वेपर फेज। नाउ अगेन कैन आई यूज दिस इक्वेशन कि considering both the gases to be ideal, भाई ऑब्वियस है, टू बी आइडियल गैस। सो मैं अगर आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं, अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन, अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखो बेटा मैं गैस ए पे लगा रहा हूं, प्रेशर ड्यू टू गैस ए इंटू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वी है, लेट से इट इज मोल्स ऑफ गैस ए, pressure due to gas A into moles of into volume of container equals to moles of gas A into R into T. And what is pressure due to gas A? Pressure due to gas A P नॉट A के बराबर है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। प्रेशर ड्यू टू गैस A कितना है, P नॉट A के बराबर है, into V equals to Na into R into T. This is my equation 1. Similarly, pressure due to gas B, गैस B पे इक्वेशन में लगाऊंगा आइडियल गैस इक्वेशन, तो मेरा P नॉट V, उसके लिए वॉल्यूम V है, उसके मोल्स कितने Nb, उसके लिए भी R है, उसके लिए भी T है। मेरे को Na-Nb निकालना है, Na-Nb का वैल्यू निकालना है, रेशो निकालना है। बेसिकली यहाँ पे वैल्यूज नहीं निकलती, यहाँ पे जनरली रेशो निकलता है, मोल फ्रैक्शन निकलता है। तो देयरफॉर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, तो बेसिकली 1 डिवाइड बाई 2 करूंगा, तो बेटा ये P नॉट A इंटू V, P नॉट B इंटू V, Na इंटू R इंटू T अपॉन Nb इंटू R इंटू T। RT हो गया स्वाहा, VV हो गया स्वाहा। तो therefore can I say that कि Na upon Nb that is moles of A upon moles of B in the vapor phase का रेशियो मेरे को पता है, that is P नॉट A upon P नॉट B।
ये रिलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। या अगर मोल्स का रेशियो ये है तो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन का रेशियो भी तो ये होगा। इन वेपर फेज से बेसिकली मैं इसको YA लिखूंगा, XA तो नहीं। Therefore YA upon YB, what is YA? It is mole fraction of A in vapor phase and YB is mole fraction of A in B in vapor phase. Again it is going to be P naught A upon PB. जब मोल्स का रेशियो ये है तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो भी यही होगा भैया, अपॉन Na को डिवाइड बाय Nt करोगे, Nb को डिवाइड बाय Nt करोगे, कैंसिल ही होना है। तो बेसिकली ये भी एक रिलेशन है। इसमें कई बार आपसे मास का रेशियो पूछ लेता है कि व्हाट इज द मास ऑफ गैस ए अपॉन मास ऑफ गैस बी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ गैस ए अपॉन गैस बी। सो बेसिकली WA अपॉन WB पूछा, तो जब मास का रेशियो पूछता है बेटा तो मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके मोलर मास से। देयरफॉर कितना हो जाएगा, P नॉट A इनटू मोलर मास ऑफ A अपॉन P नॉट B इनटू मोलर मास ऑफ B। याद मत करो बेटा, बस कंसेप्ट को याद रखो। एग्जाम टाइम गलती से पूछ लिया गया तो आप तीनों चीजों को डेराइव कर सको या लिख सको। तो जब भी आप चीजों को पढ़ो तो प्लीज ट्राई कि आप देखो, ये केस पहली बात उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई में पूछा गया है बट सीधे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन से एक बार आया हुआ है, बट अदरवाइज आपके एनसीईआरटी पे नहीं है तो बहुत कम चांस है कि नीट में पूछा जाए। बट अल्टीमेटली यू शुड नो दैट, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये एग्जामिनर मान के चलता है आपके सामने, केस बना के नहीं पढ़ा है बट केस बना के मैं आपको अलग से पढ़ा रहा हूँ उसको। तो ये पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात ये रिलेशन। उसके बाद गलती से इसके अगर आपकी वेपर फेज में कुछ मोल्स का रेशियो पूछ लिया तो इट इज अगेन इक्वल P नॉट A अपॉन P नॉट B। वही चीज आज के मोल फ्रैक्शन का रेशियो होगा इन वेपर फेज। मास का रेशियो पूछ ले इन वेपर फेज, दैट इज P नॉट A इनटू Ma अपॉन P नॉट B इनटू Mb। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। ये समरी है पूरी। अगेन केस नंबर 3 की समरी है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स कंसीडरिंग बोथ टू बी वोलेटाइल इन नेचर। P equals to P naught A plus P naught B, where PA equals to P naught A, where PB equals to P naught B. What is PA? It is vapor pressure due to A, that is P naught A, because mole fraction of A कितना था 1। ठीक है ना, ये सभी रिलेशंस जो भी जस्ट हमने डराइव किए समरी के फॉर्म में आपके सामने है। बच्चा पार्टीज इतने सिस्टमैटिक फॉर्म में आप लोग के ला रहा हूं तो प्लीज यार अपने को सपोर्ट जरूर करना। मैंने अभी तक बोला नहीं, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल, अपने फ्रेंड्स को बताओ सो दैट दे कैन आल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन व्हिच इज गोइंग ऑन यूट्यूब। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक लास्ट सवाल, इस क्वेश्चन खत्म करते हैं, सेशन को खत्म करेंगे अपन। इफ टू लिक्विड्स A एंड B, जिसका P नॉट A एंड P नॉट B दिया है, आर कंप्लीटली इमिसिबल, बता दिए बेटा इमिसिबल है, दोनों मिक्स नहीं कर रहे हैं, with each other and are present in a closed vessel, the total vapor pressure of the system will be। ये केस किया हमने, इस दैट केस में P नॉट A प्लस P नॉट B के बराबर होता है, तो therefore it is going to be 100 plus 200, it is going to be 300। तो अरे सर आंसर मैच कर गया जोरदार तरीके से, ये रहा आपका आंसर। ठीक है ना, सो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे बेटा, वेपर प्रेशर खत्म हो गया हमारा। नेक्स्ट क्लास वी गोइंग टू स्टार्ट विद द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हुआ, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपका एक क्लास का टॉपिक रहेगा, बिकॉज पूरा का पूरा लिंक्ड है, बस फॉर्मूले में थोड़ा चेंज करना है। फिर आपका वांट ऑफ फैक्टर, दोनों लिंक्ड है, दोनों साथ के क्लास टॉपिक है ना। सो एक क्लास में लेंगे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझने में, कि 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं। वी गोइंग टू डिस्कस 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मैं आपके सामने थोड़ा पीपीटीज दिखा दूं, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहेंगी और फिर हम इसको पढ़ेंगे। सो थोड़ी बहुत पीपीटीज आपकी बन गई। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि पीपीटीज को काफी मैं इनोवेटिव, कलर्ड एंड थोड़ा पिक्चरिस्टिक फॉर्म में ला के रख रहा हूँ, सिस्टमैटिक फॉर्म में ला के रख रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में बहुत शानदार आए और नोट्स आपके लिए तो मतलब मजा आ जाए जब दोबारा कभी रेफर करें नोट्स को। ठीक है ना, विद सॉल्व क्वेश्चंस। सो प्लीज बच्चों हमारे इस चैनल को सपोर्ट करो, प्रमोट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ कि अभय सर इज देयर ऑन द कॉस्मोस क्लासेस, वी आर गोइंग टू टीच अस केमिस्ट्री फॉर 11th and 12th standard CBSE। So please do subscribe our channel and please share this video and please press the like buttons also, by it will support me to create more and more interesting videos and more innovative videos, and I'll try my best कि मेरी videos बहुत systematic, बहुत sequence में, बहुत proper तरीके से आपको प्रोवाइड की जाए। एंड प्लीज सभी बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, बिकॉज इस पूरे वीडियोस की पीपीटी बना के मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करूंगा, विच इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज आप चैनल से हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बच्चा इन नेक्स्ट टाइम टिल टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।